हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालूबाई आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं कि हम यूथ की जो बुक है वो उसे सॉल्व कर रहे हैं, जिसे हम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम इसको सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं करा पा रही हूँ। उसके पीछे कुछ रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई हूँ। लेकिन अभी कुछ 2-4 दिन की बात हो रहा है, जिससे फिर उसके बाद मैं आपको डेली वीडियो देती रहूँगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय ग्रंथों का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो जो भारतीय ग्रंथ हैं उसका जो सही कालक्रम के अनुसार जो अनुक्रम है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कामसूत्र ग्रंथ की रचना पहली हुई थी, फिर उसके बाद विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके बाद कादम्बरी और जयमंगला। तो जो इनकी जो रचनाएं ही इनके क्रम के अनुसार ये हुई थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? तो प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक कौन है? अभिनव गुप्त हैं, आनंदवर्धन है, पंडित राज जगन्नाथ हैं या विष्णु शर्मा हैं? तो जो रस गंगाधर है, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पंडित राज जगन्नाथ जो है आपके रस गंगाधर के लेखक हैं। चलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्राचीन ग्रंथ रस गंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ हैं। ये उच्च कोटि के क्या थे? एक कवि थे, समालोचक थे और व्याकरणिक थे, और कवि के रूप में उनका स्थान उच्च कोटि के उत्कृष्ट कवियों में गिना जाता है। आगे है क्वेश्चन, अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की? अभिनव गुप्त ने किसकी रचना की? धन्यालोक लोचन की, अभिनव काव्य की, अभिनव चित्र की या अभिनव भारती की? तो देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में भी ये इसके बारे में बताया है कि अभिनव गुप्त की जो रचना है वो कौन सी है? अभिनव भारती है। और ये क्या है? ये नाट्य शास्त्र की टीका है। क्या है ये? नाट्य शास्त्र की टीका है, जो किसने की थी? अभिनव गुप्त के द्वारा ये की गई थी। तो आगे देखते हैं, अभिनव गुप्त क्या है? अभिनव गुप्त एक भारतीय सौंदर्य शास्त्री हैं। अभिनव गुप्त का जन्म 1016 एडी में कश्मीर में हुआ था, और ये क्या थे? एक दार्शनिक थे, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य आचार्य थे। कश्मीरी शैव और तंत्र के ये पंडित थे, और वे संगीतज्ञ, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री एवं तर्कशास्त्री थे। देखिए, यहाँ से आपको देख लेना है ध्यान से कि अभिनव गुप्त क्या क्या थे। तो एक दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के मूर्धन्य तो आचार्य थे। उसके बाद ये एक संगीतज्ञ भी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, धर्मशास्त्री भी थे और एक तर्कशास्त्री भी थे। आगे है इनके बारे में कि अभिनव गुप्त द्वारा नाट्य शास्त्र पर लिखा गया एक स्वतंत्र और मौलिक रचना है। मौलिक रचना की ये भांति है, मतलब उसी के जैसा है। अब है क्वेश्चन, भरत मुनि के कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा? तो आपको पता है, सभी इस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे। तो आप भरत मुनि के जो है, भरत मुनि ने क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र लिखा था। किस शताब्दी में लिखा था? प्रथम शताब्दी में लिखा था। तो प्रथम शताब्दी में ये लिखा था। इसी में क्या है? कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। अब आगे इसके डिस्क्रिप्शन में यही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रंथ व्रत संहिता का रचयिता कौन है? तो व्रत संहिता आपका देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है कि आपका बाणभट्ट है, कालिदास है, कलहण है या वराहमिहिर है? तो जो व्रत संहिता है, व्रत संहिता के लेखक कौन है? आपके वराहमिहिर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वराहमिहिर हो जाएंगे। देखिए, आप भी अपने क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आपको वीडियो कैसी लगती है थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलता है कि पता नहीं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वीडियो मेरी कैसी लगती हैं, समझ आता है या नहीं आता है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए, और लाइक तो स्टार्टिंग में ही कर दिया करिए।
अब है वराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। ये कौन थे, क्या थे? 5वीं-6वीं शताब्दी के एक भारतीय गणितज्ञ थे और खगोलज्ञ थे। वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका, देखिए इनका कौन सा ग्रंथ है? पंच सिद्धांतिका। सबसे पहले बताया था कि अमनांश का मान कितना था? 50.32 सेकंड के बराबर होता है। देखिए यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अमनांश का मान कितना होता है, तो 50.32 सेकंड के बराबर होता है। वराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में उज्जैन के निकट कपित्था नामक एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 550 ईस्वी के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बृहज्जातक, व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका। ये इनके जो तीनों ग्रंथ हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की संभावना बनी रहती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला को समस्त कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कथा सरित सागर में, तिलक मंजरी में, हर्षचरित्र में या चित्रसूत्र में? तो आप सभी भी जानते हैं कि जो विष्णु धर्मोत्तर का पुराण का जो भाग है क्या है? चित्रसूत्र है। तो चित्रसूत्र में क्या किया गया है? कलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आगे है जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है, ये 6वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है। कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? स्टेला क्रैमरिस ने और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने। जो चित्रसूत्र है वो 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड का भाग है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आप ये मत मानिए कि मैम जो है बार बार इसी से यही चीज़ें पढ़ा रही हैं। देखिए मैं आपको यूथ की जो बुक है वो स्टार्टिंग से ही सॉल्व करा रही हूँ, और जो है मैं इसमें आपके लिए कोई भी पेज ऐसा नहीं है जो मैं आपको छोड़ती चलूँगी। तो हम जो है इसे स्टार्टिंग से ही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सॉल्व करते चले हैं। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिए, क्योंकि अगर आपका एक भी क्वेश्चन यही छूट गया तो क्या पता एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन मिल जाए और आपका नुकसान हो जाए। तो आप पूरी वीडियो देखा करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय पुस्तक में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपको भी पता है कि 64 कलाओं का उल्लेख किस में किया गया है? कामसूत्र में किया गया है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे है, कामसूत्र ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया गया है। कामसूत्र जो है वात्स्यायन द्वारा रचित एक प्राचीनतम ग्रंथ है। यह जो है विश्व की प्रथम यौन संहिता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की प्रथम यौन संहिता कौन सी है, तो क्या हो जाएगा? आपका कामसूत्र हो जाएगा। इसमें क्या है? यौन प्रेम के सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत विवेचना दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ? तो आप सभी जानते होंगे कि कामसूत्र ग्रंथ का जो चित्रण हुआ था वो जैन शैली में हुआ था। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए ये सब आप डिस्क्रिप्शन इसमें दिया हुआ है वो जानते हैं, इसलिए हम आगे क्वेश्चन पढ़ रहेंगे। अब है कि वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ देखिए आपको यही मिला था, तो आप जानते हैं कि कामसूत्र वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब है आगे, निम्न में से कौन ललित कला नहीं है? प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, चित्रकला या सिनेमेटोग्राफी? तो जो है ललित कलाओं के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चित्रकला, मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला और जो है ये काव्य कला। जबकि जो सिनेमेटोग्राफी है, सिनेमेटोग्राफी का संबंध किससे होता है? ये सिनेमा से होता है। तो आपका ये आंसर डी सही नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए, छापा कला भी किसके अंतर्गत आता है? ये भी चित्रकला के अंतर्गत आता है, जबकि ये चित्रकला ललित कला के वर्ग में आती है। अब है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने और कौन कौन से हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार आपके 5 रंग माने गए हैं, जिसमें पीला, लाल, हरा, सफ़ेद और काला रंग माना गया है। आपका डी आंसर सही हो जाएगा।
अब है हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं। देखिए मैं आपको वीडियो में वही डिस्क्रिप्शन में बताती चलूँगी जिसके बारे में आप नहीं जानते, वैसे तो हम क्वेश्चन को ही हम देखते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, हितोपदेश पुस्तक के लेखक हैं राजा धवलचंद्र, प्रेमचंद, विष्णु शर्मा या वेदव्यास। देखिए ये ऑप्शन इसमें इसके अनुसार बिल्कुल ही यहाँ पर गलत दिए हुए हैं, चारों ही ऑप्शन। हितोपदेश जो है, देखिए मैंने ये इंटरनेट पे भी सर्च किया है, तो हितोपदेश जो है ये किसकी है, नारायण पंडित की है। किसकी है, नारायण पंडित इसके लेखक हैं। नारायण पंडित इसके लेखक हैं। तो आप सभी को ध्यान रख लेना है। आगे है, स्वपनवास दत्ता किसने लिखा है? देवदत्त, शूद्रक, बाना, विशाखा दत्त। तो जो स्वपनवास दत्ता है वो बाना के द्वारा लिखा गया है। बाना आपके कौन है? भास। जो भास हैं वही आपके बाना हैं और जो बाना है वही आपके भास हैं। तो स्वपनवास दत्ता के लेखक बाना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जो बाना है, स्वपनवास दत्ता महाकवि भास का प्रसिद्ध संस्कृत का एक नाटक है। इसमें क्या है, 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। और भास के नाटकों में यह सबसे उत्कृष्ट है जो स्वपनवास दत्त है। और क्षेमेंद्र के कथा व्रत कथा मंजरी तथा सोमदेव के कथा सरित सागर पर यह नाटक आधारित है। कभी कभी पूछ लिया जाए आपसे कि स्वपनवास दत्ता यह किस पर आधारित है और आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि व्रत कथा मंजरी, सरित कथा सरित सागर, और बी ऑप्शन आपको कामसूत्र और नाट्यशास्त्र, तो आप सभी जान लेंगे कि जो व्रत कथा मंजरी तथा सरित सागर पर यह आधारित एक नाटक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महाभारत महाकाव्य के द्वारा लिखा गया, डैश के द्वारा लिखा गया। तो महाभारत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो यह आपका महर्षि वेदव्यास के द्वारा ये नाटक, ये महाभारत का महाकाव्य लिखा गया। इसमें क्या है, जो महाभारत है ये हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इसे भारत भी कहा जाता है और विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। अब आगे, भरत मुनि ने अपनी निम्न पुस्तक में रसों का वर्णन किया है। तो आप सभी जानते हैं कि भरत मुनि की पुस्तक कौन सी हो जाएगी। इसमें देखिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा देंगे कि नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि एक अर्थपूर्ण उत्तर को चुनिए। देखिए इसमें कौन सा आपका सही होगा। सभी कलाएं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। बी ऑप्शन दिया है कलाओं में परस्पर टकराव है। सी ऑप्शन है कलाओं के बीच अंतर संबंध है। डी ऑप्शन है सभी कलाएं जड़ होती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो कलाएं होती हैं उनके बीच क्या होता है, एक संबंध बना रहता है। संबंध, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कलाओं के बीच अंतर संबंध है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है? रंग, रेखा, शैली या संरचना। तो जो समस्त ललित कलाओं में विद्यमान रहता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, शैली। शैली जो है सभी ललित कलाओं में विद्यमान रहती है। चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि उच्च अथवा बृहद कलाओं में भाव, विचार अथवा अनुभूति का संप्रेषण एक अनिवार्य तथ्य है। इस तथ्य को कलाओं का प्रतिपाद, कंटेंट कहा जा सकता है और भावों में यह गुण उत्पन्न करने के लिए कलाकार को बुद्धि एवं कल्पना का प्रयोग करना होता है। और कृति को भावपूर्ण बनाने में प्रस्तुतिकरण की विशेष पद्धति भी महत्वपूर्ण होती है, जिसे हम शैली कहते हैं। अब है क्वेश्चन, चाक्षुष कला के अंतर्गत कौन सी कला आती है? तो चाक्षुष कला मतलब चाक्षुष कला का संबंध किससे होता है, नेत्रों से होता है। और जो है आपका कविता, साहित्य, संगीत या चित्रकला। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? ये आपके हम कानों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो आपके ये श्रवण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती हैं, जबकि नेत्रों के द्वारा हमारे चित्रकला को ग्रहण किया जाता है। तो चाक्षुष कला के अंतर्गत क्या आ जाएगी, आपकी चित्रकला आ जाएगी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ललित कलाओं की पूरी संख्या कितनी है? तो ललित कलाएं आप सभी जानते हैं, जिससे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि ललित कलाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? काव्य कला, संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला। ये आपकी
जो है 5 ललित कलाएं होती हैं। और जबकि कला जो होती है, कला 2 प्रकार की होती है, उपयोगी कला और ललित कला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कला को वैदिक काल में ज्ञान की डैश के स्वीकार किया गया जाता है, डैश के रूप में स्वीकार किया जाता है, विद्या, साधना, उपविद्या या शाखा। तो जो कला को वैदिक काल में ज्ञान की उपविधा के रूप में, किसमें, उपविधा के रूप में स्वीकार किया गया है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो जो कला शब्द की उत्पत्ति हुई है, अंग्रेजी भाषा के आर्ट शब्द से हुई है, या संस्कृत भाषा के कल शब्द से, कल धातु से हुई है, या राजस्थानी भाषा के कल शब्द से हुई है, या लोक प्रचलित शब्द कलयुग से हुई है। तो जो मैं बता देती हूँ आपको, जो कला शब्द की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से हुई है। आपका बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। अब मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के शब्द कल धातु से हुई है। इसका अर्थ क्या है, प्रेरित करना। जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है कै धातु से मानते हैं। कैम सुखम लाती इति कलम का आनंद लाती इति कला। कला का अर्थ क्या है, सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला एवं शिल्प, हुनर अथवा कौशल। तो ये क्या है, आपकी कला हो जाएगी। तो देखिए आज की वीडियो में ये आपके इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और अपने क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर बताएं। और देखिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक और शेयर तो स्टार्टिंग में ही कर देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।